हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार राय आपके सामने एक हेल्थ रिलेटेड ब्लॉग बना रहा हूँ। मेरा एक चैनल है ये RSR क्लब। इस पर मैं हेल्थ रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें टाइम टू टाइम डालता रहूँगा। कोई भी जनरल सी चीज़ें जो भी नॉर्मली हमारे हेल्थ से इशूज़ होती हैं, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, किसी को घर पे इमरजेंसी है, कोई इंसुलिन सिरिंज लगाना हुआ या फिर कोई भी बहुत सारी छोटी BP नापना हुआ, ब्लड प्रेशर नापना हुआ, टेम्परेचर नापना हुआ, इवन और छोटी से छोटी चीज़ें, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, इस चैनल में कवर करेंगे। और मोस्ट ऑफ देम हम कोशिश करेंगे कि आप तक ये चीज़ें और क्लेरिफाई हो पाए। इसमें अस्थमा और COPD को लेकर के शुरू करेंगे। अस्थमा अवेयरनेस प्रोग्राम होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अस्थमा क्या है। जो हमारे सांस नलियाँ होती हैं वो हाइपर रिस्पॉन्सिव होती हैं। पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं जैसे धूल हुआ, डस्ट हुआ, इन सब चीज़ों के लिए वो हाइपर रिस्पॉन्सिव होती हैं। उन्हें हम एक टर्म यूज देते हैं, अस्थमा ट्रिगर। वो अस्थमा ट्रिगर की वजह से हमारी सांस नलियाँ के मांसपेशियों में एक सिकुड़न पैदा होता है, जिससे कि सांस नलियों का जो डायमीटर है वो बहुत ही कम हो जाता है। और उसकी वजह से जो सांस लेने की जो क्षमता है हमारी कम हो जाती है, क्योंकि उसका डायमीटर कम होने से हवा का उसमें से फ्लो होकर के बहना बहुत ही कम हो जाता है। जब आप किसी अस्थमा ट्रिगर के संपर्क में आते हैं तब हवा नलियों की दीवारों के आसपास मांसपेशियाँ कस जाती हैं और हवा नलियाँ सिकुड़ जाती हैं। अक्सर हवा नलियाँ एक अति चिपचिपा पदार्थ यानी कि म्यूकस, जिसको हम स्पुटम या बलगम के नाम से भी जानते हैं, जब भी कोई रिस्पांस होता है, ये होता है, कोई भी सांस लेते हैं, कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारे सांस नली में जाता है तो ये स्पुटम निकलता है और वो उसको उसके साथ बाइंड होकर के हमें स्पुटम रिफ्लेक्स के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है। और कभी कभी जब ये हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं तो वो इतनी ज़्यादा मात्रा में म्यूकस निकलता है और साथ में मसल का इतना सूजन हो जाता है, मसल में सूजन हो जाना यानी कि इन्फ्लेमेशन हो जाना, कि वो बिल्कुल नैरो हो जाती है सांस की नली, और जिसकी वजह से हमें सांस लेने में परेशानी होने लगती है। दूसरी बात करें कि अगर अस्थमा है तो इसके लक्षण क्या होंगे। सूखी खांसी होगी। दूसरी चीज़, सीने में जकड़न जैसा महसूस होगा, चेस्ट कंजेशन होगा। ऑब्वियसली बात है, सांस की नली में हवा कम जाएगा तो जकड़न महसूस होगी। सांस लेने में कठिनाई होगी। ऑब्वियसली जो हम नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट हमारा 15 से 16, 18 माना जाता है, वो 20, 22, 25 तक चला जाएगा और हमें सांस लेने में दिक्कत महसूस होगी। जैसे सांस लेते समय हमें कई बार घबराहट की आवाज़। ऑब्वियसली जब सांस नलियाँ नैरो हो जाएंगी तो उसमें जो भी हवा का आदान प्रदान होगा तो वो एक साउंड क्रिएट करेंगी, जिससे कि आवाज़, घबराहट की आवाज़ पैदा होती है। ये नॉर्मली रात या सुबह में होता है, जब भी मौसम का अचानक से चेंज होता है, डे टू नाइट, नाइट टू डे, या फिर हम कह सकते हैं कि डे, ख़ास तौर पे शाम के समय में ज़्यादा लोगों को होता है, क्योंकि दिन भर की जो डस्ट और एलर्जिक पार्टिकल्स होते हैं वो कलेक्ट होते हैं, शाम को ट्रिगर कर देते हैं। ठंडी हवा में सांस लेना। ठंड के समय में जो हमारी मांसपेशियाँ हैं, जो ट्रिगर फैक्टर्स हैं, वो उसमें एक कोल्ड की वजह से उसमें एक जो है कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है सांस नलियाँ दब जाती हैं। दूसरी चीज़, जब हम कभी बहुत तेज़ सांस ले रहे हैं, यानी कि हम एक्सरसाइज जोर जोर से सांस लेना, जिस कारण से थकान महसूस होती है। जब हम जोर जोर से सांस लेते हैं उसमें भी थकान महसूस होती है। गंभीर स्थिति में कई बार हमको उल्टी लगने लगती है। चेस्ट कंजेशन की वजह से सांस की नलियों में कंजेशन होगा और वो पेरिस्टाल्सिस को रिवर्स करके हमें उल्टी, वोमिटिंग टाइप का फील करा देगा। अभी देखिए, जो मेन एलर्जिक ट्रिगर्स होते हैं जिनकी हम बात करें, जिनकी वजह से होता है, ये एक्चुअली में होते क्या हैं। किसी किसी को ये तेज़ सुगंध, यानी कि ज़्यादा अगर कोई इरिटेटिंग स्मेल हो, या फिर किसी परफ्यूम का हो, या फिर किसी रॉटन मटेरियल का हो, वो हो सकता है। धूल भी हो सकते हैं, मैक्सिमम लोगों को धूल से होता है, मौसम के चेंज होने की वजह से होता है। आपको दूसरी चीज़, बेड बग जिसको बोलते हैं, कीट होते हैं, उनकी वजह से कूद होते हैं, जो खासतौर पे जहाँ पे वाटर लॉगिंग ज़्यादा होता है, बाथरूम की दीवारों में या फिर कहीं बाहरी दीवारों में जिसके अपोजिट साइड में सीलन ज़्यादा हो, जिसकी वजह से ये फंगस लग जाते हैं। वो हमारे पेट्स होते हैं, जानवर, उनके जो फर होते हैं, उनकी वजह से भी किसी किसी को एलर्जेंस क्रिएट होता है। घरों पे हम पौधे लगाते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स यूज़ करते हैं। उनके जो पंखुड़ियाँ होती हैं, उनके जो पत्ते होते हैं, या फिर उनमें जो छोटे छोटे फर्स होते हैं, जब हम उनको पानी दे रहे होते हैं या फिर इस तरह की चीज़, और हम उसके प्रति सेंसिटिव हैं, हमारी सांस की नलियाँ, तो उनके भी डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की वजह से ये सब चीज़ें, माइट्स ज़्यादा होते हैं, ये भी कॉमन काज होते हैं। बहुत सारी खाने की चीज़ें, खासतौर पे किसी को डिफरेंट फूड है,
कि मैक्सिमम चीज़ों से लोगों को एलर्जी होती है, वो सब चीज़ें भी एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट कर सकते हैं और हमारे लिए एलर्जिक ट्रिगर का काम कर सकते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन काज जो होता है वो होता है धूम्रपान, सिगरेट स्मोक। जो एलर्जिक होते हैं, अस्थमा एलर्जिक होते हैं, वो नॉर्मली धूम्रपान करने की वजह से फ्यूचर में जाके वो एलर्जिस हो जाते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप के आप उसमें मटेरियल स्मोक करते हैं। वो जब चेंज होते हैं उसके प्रति जो है उसके अगेंस्ट में हमारे जो मसल हैं सांस नलियों की, वो हमें कहीं ना कहीं हमें ससेप्टेबल बना देती हैं और जो सांस की नलियाँ हैं उसमें सिकुड़न आ जाती है, उसमें सूजन आ जाती है। इसकी वजह से नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारी जो फेफड़े की जो क्षमता है वो कितना है। इसके लिए एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, पहली पॉइंट की स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपने हाइट के हिसाब से और अपने वेट के हिसाब से, हमारा एक मशीन होती है उसमें हम फूंकते हैं, फिर वो ये जो आप फोटो देख रहे होंगे उसमें क्या होता है कि वो मशीन फिर एक ग्राफ क्रिएट करती है जिसको स्पायरोमेट्रिक ग्राफ बोलते हैं। उसके थ्रू हम पता लगा पाते हैं कि जो हमारे फेफड़ों की क्षमता है उसके कंपेरिजन में हमारी जो प्रेजेंट टाइम की जो क्षमता है वो कम है या ज़्यादा है। दूसरा चीज़ है पीक फ्लो रेट। ये सिर्फ एक्सपायरेटरी को बताता है, जैसे कि ये इमेज आप देख रहे होंगे, ये सिर्फ हमारा एक्सपायरेटरी बताएगा कि एक्सपायरेटरी पीक फ्लो रेट हमारा कितना है, हम कितना सांस फेफड़े में भरने के बाद मैक्सिमम फूंक पाते हैं। दोनों तरीके से हम देख सकते हैं, एक्सपायरेटरी दोनों, क्योंकि जब क्षमता घटेगी तो दोनों ही घटेंगी। दूसरी चीज़ नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्ट होता है, इमेजिंग टेस्ट होता है, एलर्जी, ये सब काफ़ी कॉस्टली। और एक चीज़ और टेस्ट कर सकते हैं जो लेबोरेटरी टेस्ट है, वो है स्पुटम इस्नोफिलिक टेस्ट। स्पुटम जैसा कि आप देख रहे होंगे, स्पुटम इस्नोफिलिक। अब इसमें क्या कि स्पुटम में जो इस्नोफिल का काउंट बढ़ जाता है, बताता है कि हमारे शरीर में एलर्जेंस हैं, एलर्जेंस के प्रति ये इस्नोफिल काउंट बढ़ गए हैं, इनको इस्नोफिलिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे COPD यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसके मेन लक्षण क्या है, ये बात कर रहे थे कि जो अस्थमा है वह लंबे समय तक अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला उसको, वो अनट्रीटेड रहा, तो एक लॉन्ग टर्म के बाद वो COPD में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें होता क्या है, उसके मेन लक्षण क्या है, कैसे हम जानेंगे कि हमारा अस्थमा या फिर एलर्जिक राइनाइटिस जो है ये COPD में कन्वर्ट हो गया है। लंबे समय से बनी हुई क्रॉनिक खांसी। अगर आपकी क्रॉनिक खांसी लंबे समय से बनी हुई है, मतलब 6 महीने, साल भर, 2 साल, या आपकी एज ज़्यादा हो गई है, यानी कि आप मोर देन 40+ हैं और आप यंग एज से ही आपको अस्थमेटिक रहे हों या फिर सब चीज़ें रही हों, या फिर आप ओल्ड एज में आपकी ये चीज़ें जनरेट हुई हों, में भी किसी सेकेंडरी वजह से इन्फेक्शन रहा हो, कोई निमोनिया रहा हो, या फिर इस तरह चीज़ें रही हों, उस कंडीशन में COPD भी डेवलप हो जाती है। खांसी के साथ बलगम आता है, बलगम सफ़ेद भी हो सकता है, पीला भी होता है, हरा भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है किस तरह का इन्फेक्शन है। सांस लेने में कठिनाई, जो कि आप नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं उस वजह से व्यायाम होता है, जब आपका हार्ट रेट बढ़ता है, सांस लेने की जो स्पीड है वो फास्ट हो जाती है, जो रेट होता है हार्ट रेट वो बढ़ जाता है, और साथ में जो रेस्पिरेटरी रेट है वो भी बढ़ जाता है, मोर देन 20, मोर देन 25 हो जाता है। उस कंडीशन में ट्रिगर फैक्टर काम करता है और आपकी सांस की नलियाँ और पतली हो जाती हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होगी। सांस की नलियाँ पतली होगी तो सांस लेने में आवाज़ भी होने लगेगा, सीटी की आवाज़ आएगी, गड़गड़ाहट की आवाज़ आएगी, तो फेफड़े में एक कंजेशन फील होगा, एक भारीपन फील होगा। यह कि होठों या नाखूनों की जड़ में नीलापन। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो हमारे शरीर में जो हमारा हीमोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजन कैरी करता है, वो प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन कैरी नहीं करता और वो हाइपोक्सिया में कन्वर्ट होगा। हाइपोक्सिया कन्वर्ट होते होते साइनोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। नाखून की जो नेल बेड्स होते हैं, ओठ के लाइनिंग होती हैं, ये सब जो ब्लूइश कलरेशन चेंजेस होते हैं, ये सब भी इसके क्रॉनिक COPD के जो लेट स्टेज में ये सब चीज़ें होती हैं। बार बार आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होगा, जो अभी बताया बलगम आता है, सफ़ेद, पीला, हरा, या फिर विदाउट स्पुटम भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। अब चूंकि आपको ऑक्सीजन प्रॉपर मिल नहीं रहा है, आप प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पा रहे हैं, जब भी थोड़ा बहुत काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि शरीर में एक एनर्जी लेवल डाउन होगा, आपको एक एनर्जी की कमी महसूस होगी। नेक्स्ट टाइम जब ये प्रॉपर मात्रा में ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो तेज़ी से आपके शरीर का वेट लॉस भी होगा, जो कि लेट स्टेज में होता है। तो COPD में होता क्या है? श्वास नलियों में सिकुड़न होना, ये तो नॉर्मल सी बात है, वो अस्थमा भी होता था, COPD में भी होगा।
लेकिन सीओपीडी में क्या है कि ये लंबे समय के लिए होगा और ये कॉन्सिक्वेंटली होता ही जाएगा, वो रिवर्स बैक नहीं होता। में कफ का जमा होना, भारी मात्रा में कफ निकलेगा। इसमें दो मोस्ट कॉमन होता है, एक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होती है, जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ब्रोंकाई होते हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और दूसरा इम्फाइसीमा होता है। इम्फाइसीमा में क्या होता है कि जो एल्वियोलर मेम्ब्रेन है, जिससे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, वो मेम्ब्रेन डैमेज हो जाते हैं। ये दो चीज़ें मोस्ट कॉमनली होती हैं। जैसे कि आपको फोटो में दिख रहा है, हेल्दी जो होते हैं ऐसे होते हैं, जो आपको मैंने अभी लास्ट के वीडियो में दिखाया था। जब ये सीओपीडी में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो गया, सीओपीडी में कन्वर्ट होगा, तो इसका जो डायमीटर है, देखिए कितना इन्फ्लेमेशन हो गया, ये डायमीटर कितना छोटा हो गया। और इसमें जो इम्फाइसीमा वाली चीज़ें होती है, जो ये तो हो गया आपका ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स में। ये आपका नेक्स्ट है जो एल्वियोलर रीजन पे, जो लास्ट स्टेज होते हैं एल्वियोलाई होते हैं, ये हेल्दी एल्वियोलर होता है। और जब ये चेंज होता है इम्फाइसीमा में, ऐसे ऐसे इसके जो मेम्ब्रेन डैमेज हो जाते हैं। अस्थमा भी है और सीओपीडी है। ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं, इसके मेन कारण क्या है, जिसको लोकल लैंग्वेज में दमा बोलते हैं। तो पहला ही पॉइंट देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन काज है सिगरेट स्मोकिंग। दूसरा पॉइंट है चिमनी, जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उसके आसपास लोग रहते हैं, उनका धुआं होता है। जो पेट्स अभी हम लोग बात किए थे, सेम वही सारे ट्रिगर फैक्टर वही होंगे जो यहाँ होंगे। व्हीकल्स के जो धुएँ होते हैं, जो एग्जॉस्ट होता है, आपके ये फंगस देखिए बाथरूम में या फिर कहीं भी जहाँ सीलन हो, जो आपके नाले बहते हैं, कचड़े बहते हैं, जो आपके क्लोथ्स होते हैं, जो आपके बेडशीट्स होते हैं, कंबल होते हैं, उनके भी जो फर होते हैं या बहुत दिनों से पड़े हैं तो उनके भी फर होते हैं, वो भी आपके लिए एलर्जी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे ट्रीटमेंट होंगी, कैसे बचेंगे हम? बेहतर है कि हम इसका इन्हेलेशन थेरेपी लें। हम लोग अवॉइड करते हैं, अभी भी हमारे यहाँ सोशल स्टिग्मा है कि हम इन्हेलेशन थेरेपी से बचें। लोग इसको एक अलग तरीके से देखते हैं, बट ऐसा नहीं है। आपको स्किन की परेशानी होती है, आप स्किन पे मलहम लगाते हो। आपको आँख की परेशानी होती है, आप आँख के लिए आई ड्रॉप यूज़ करते हो। ईयर प्रॉब्लम होती है, आप ईयर ड्रॉप यूज़ करते हो। ठीक उसी तरह से आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक की प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए इन्हेलर थेरेपी लो। ठीक है, उसके लिए प्रॉपर डिवाइस आते हैं, ड्रग्स आते हैं, इन्हेलर थेरेपी होती है, वो लेना होता है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन फ़ायदा है कि दवाओं की कम खुराक लेनी पड़ती है। अगर हम टैबलेट के रूप में खाते हैं सब चीज़ें, तो हमको भारी मात्रा में लेना पड़ेगा, जो कि आगे चल के मेटाबोलाइज होकर के और बहुत कम मात्रा में हमारे सांस नलियों तक पहुंच जाएगा और बाकी शरीर के सारे पार्ट्स में पहुंचेगा जहां उसका यूज नहीं। उचित मात्रा फेफड़े में पहुंचता है। एग्जैक्ट जो मेडिसिन का रिक्वायरमेंट है, जितना अमाउंट रिक्वायरमेंट है, वो आपके फेफड़े में पहुंचता है और वो प्रभावी काम करता है। दूसरी चीज़, कम मात्रा लेने से शरीर में भी कम दवा फैलती है, वो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं होता, वो केवल फेफड़े तक ही सीमित रहता है, जो कि एक सेफ होता है। सीवियर अस्थमा होता क्या है? अस्थमा जो सही उपचार लेने के बावजूद भी अनियंत्रित रहता है, मतलब हम प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, फिर भी वो जो है अनकंट्रोल्ड है और वो बार बार ट्रिगर कर रहा है, बार बार एग्जैजरेट हो रहा है, तो वो क्या होता है? अनियंत्रित लक्षण होंगे, बार बार गंभीर अस्थमा का दौरा पड़ेगा, नियमित अस्थमा में भर्ती हो जाना पड़ेगा, आईसीयू और मैकेनिकल वेंटिलेशन तक की भी जरूरत पड़ सकती है। 5 से 10% अस्थमा के पेशेंट ऐसे होते हैं जो नॉर्मल अस्थमा का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, फिर भी वो सीवियर अस्थमा में चले गए। ये 90% है, ये अस्थमेटिक पेशेंट है, और ये इसके 5 to 10% ये सीवियर अस्थमेटिक है प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने के बाद। ये है अस्थमा की सीवियरिटी। ये ब्रीथोमीटर है, ये लेकर के हम घर पे ही अपने फेफड़ों की क्षमता को चेक कर सकते हैं। इसमें प्रॉपर रीडिंग होती है। इसका लेने का एक तरीका भी होता है। ब्रीथोमीटर को कैसे यूज़ करें? इसके 0 पॉइंट तक लेके जाते हैं, सांस को इनहेल करते हैं अपने अंदर, फिर उसके बाद से बहुत तेज़ी से उसके माउथ पीस में सांस को हम फूंकते हैं, ब्लो करते हैं, जिससे कि उसका एक जो पॉइंट होता है वो बढ़ के जाता है जिस मीटर, उसको हम नोट कर लेते हैं। ये हम 3 से 4 बार करते हैं, उसका एक एवरेज होता है वो निकाल लेते हैं। वो हमारे पीक फ्लो रेट, जो हमारा एक्सपायरेटरी रेट होता है, वो हमारे फेफड़ों की क्षमता को बताता है। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड ये यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी क्यूरी हो, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ जानना हो, कोई भी चीज़ आगे आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे जान सकते हैं। और इसी तरह की फ्यूचर में वीडियो मिलती रहे, ये सब चीज़ें इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचे।
अब अगला इंफॉर्मेशन क्या चाहिए वो आप हमको बताएं, आप हमें कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।